कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। क्रांति बिखराव के उन्माद को जन्म देती है तो मिलन जुड़ाव के प्रमोद को जन्म देती है। तो वो इस प्रकार की बातें हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। भले इतिहास का विषय है और लंबे लंबे उनके इतिहास के पन्ने, उनके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद जब अंक हासिल होते हों तो हर व्यक्ति के मतलब की बात, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। ऐसी उस स्वभावगत विशेषता के कारण अपने को वो रुचि नहीं लगती थी कि ये क्या है। सबसे ज़्यादा भय उसी सब्जेक्ट से लगता था, सामाजिक विज्ञान। उसमें एक दो चीज़ें ठीक थी, नागरिक शास्त्र वगैरह आदि आदि, लेकिन वो इतिहास तो अब मन ही मन वो चलता रहता। ये इससे बच जाए बस, ये एक दो साल और चलेगा, सुनते हैं 10वीं तक रहता है, उसके बाद तो बच जाएंगे। अभी चूंकि 7वीं कक्षा है। ऐसी शाम का वक्त था, भक्ति के बाद महाराज बैठे हुए थे। उस समय कोई भी साथी महाराज के पास ले गया तो पता नहीं महाराज देखते साथ बोलते हैं, और किसी ने बताया कि ये जानते भी थे महाराज उस वक्त। तो महाराज ने अचानक पूछ लिया, जबकि ये बात मेरे मन में है, किसी को ज्ञात नहीं है, क्यों तुम्हें सामाजिक अध्ययन याद नहीं होता? जबकि ये वाली बात सिर्फ मुझे पता है, किसी को पता नहीं है। तो हम महाराज को देख रहे हैं, हमने कहा महाराज अब बोल भी नहीं पा रहे, कुछ बच्चे तो थे, इतने बड़े महाराज सामने बैठे। मुस्कुरा के फिर पूछते हैं, क्यों तुम्हें सामाजिक अध्ययन याद नहीं होता? अब मुस्कुरा भी रहे और एक अलग ही कातर सी निगाहों से देख रहे हैं कि इनको कैसे मालूम। ने कहा जी सब ठीक हो जाएगा, और उस समय पिच्छिका में से उनमें से एक पंख निकाल करके दे दिया। अपन बड़े खुश। अब ये बात लगभग चातुर्मास की ही है, या हो सकता है चातुर्मास के बाद की भी हो सकती है उस वक्त, क्योंकि उसके बाद 2-3 बार प्रवास महाराज जी का हुआ है। सन 88 का भी हो सकता है, अथवा 91-92 2-3 बार आए ना महाराज, उस समय का भी हो सकता। लेकिन ये लगता है कि 88 का प्रसंग ज़्यादा, चूँकि 7वीं कक्षा उस समय रही थी। तो उन्होंने एक पंख निकाल कर दे दिया। जैसे ही दिया अपन खुश हो गए, ठीक है। अब परीक्षाएं तो आने वाली थी, परीक्षाओं के पूर्व की 1-2 महीने पूर्व की बात है, परीक्षाएं आने वाली थी और ये उम्मीद थी। अभी तक तो कभी किसी परीक्षा में कम अंक हासिल हुए हों ऐसा तो प्रयास नहीं रहता था। इस बार लग रहा था कि शायद इस पेपर में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छे मार्क्स यदि किसी विषय में आए थे तो उस वक्त सामाजिक अध्ययन में ही आए थे। अब जब ये हुआ, इस बात को हम बहुत दिनों तक याद रखे रहे। फिर उसके बाद अपना ये हो गया 2012 में जब महाराज रामटेक आए थे, रामटेक पंचलाना के समय, तो उस वक्त शाम के वक्त हम लोग सब मिलने जाते थे। महाराज पहचान गए थे, 1-2 दिन ही हुए महाराज को आए हुए। उस वक्त की घटना हमने उनको बताई। हमने कहा महाराज आपको कुछ मालूम है क्या? ले क्या? अब वो अलग टाइप से उनका तो मिजाज रहता ही है। ले क्या? हमने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है कि उस वक्त अपन बच्चे थे और ऐसा ऐसा आपने ऐसा कहा था। तो बस हमने जैसे याद दिलाई वो घटना, तो महाराज कहते हैं अच्छा तुम्हें याद है अभी तक? हमने कहा महाराज जी इसका मतलब है कि आपको भी याद है, जब तो आप कह रहे हो तुम्हें याद है अभी तक, अपने साथ तो वो घटी, अपने को याद क्यों नहीं रहेगी? हमने कहा बताओ तो सही महाराज जी, आपको पता कैसे लगा था? किसी ने बताया था क्या? और किसी को बताने का मौका तो तब मिली जब मैंने किसी को बताया हो। तो बोले बस होता रहता है ऐसा। आप समझ सकते हैं महान आत्माएं जो होती हैं वो किस जीव का उत्कर्ष किन प्रक्रियाओं के माध्यम से, किन
पद्धति के माध्यम से हो सकता है उसको बहुत पहले से पहचान लिया करते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या देखा होगा उस वक्त, तो बचपन छात्र भी 8वीं कक्षा में, किसी का क्या भविष्य निर्धारित होता है, क्या किस जीवन में जाने वाला है जीव, लेकिन पहले से पहचान करके और एक प्रोत्साहन भरा। एक पिच्ची का पंख कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्रोत्साहन बड़ी बात है। जिस प्रोत्साहन के कारण ही शायद जिन शासन के प्रति अटूट आस्था इस हृदय में प्राप्त हुई। किसको मालूम था कि वो पिच्ची का एक पंख देना भले एक किसी विषय में सफल होने के लिए कारण बनेगा, लेकिन जब सारे विषयों को छोड़ने की बात आए और पिच्ची को स्वयं धारण करने की बात आए तो उसमें मील का पत्थर, वो उस समय की घटना का प्रसंग सामने आ गया। फिर उसके बाद जीवन अपने हिसाब से चल रहा था। 1995 में जब निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ, उसके पूर्व कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी थीं कि अध्ययन के लिए बाहर, जहाँ आज के सब बच्चे भागते फिरते हैं, कहाँ भागते, मध्य प्रदेश में एक ही तो स्थान है, हाँ भागते आते हैं लोग, क्योंकि सबको ये लगता है कि इंदौर है तो सब कुछ है, भले इंडोर हो या ना हो। आज पहली बार इन छोटी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज महाराज का दीक्षा दिवस है। उनके जीवन की सारी बड़ी बड़ी बातें तो सबको ज्ञात होंगी, लेकिन उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें कभी कभार सोचने का और बात करने का मौका मिलता है, इसलिए आज अपन कर रहे हैं। तो इंदौर में गए और जब विद्यालय पूरा हो जाता है तो महाविद्यालय के पूर्व हर एक विद्यार्थी के मन में ये संकल्प विकल्प उठते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। आज की शिक्षा व्यवस्था है ही ऐसी, कितने भी शिक्षित होते चले जाओ, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो पाए बहुत कठिन है। जितने आगे आप विद्या अध्ययन करते जाओगे उतने ही अनिर्णित अवस्था में आप पहुंचते जाओगे। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सफलता हासिल की हो, जब उनके सहारे आप अपने जीवन को सौंप देते हैं, तब आपके प्रत्येक निर्णय सफलतम साबित होते हैं। तो बस उस वक्त आज के समय में जिसको इंजीनियरिंग की बात कही जाती है, एक नया कोर्स आया था AMIE, एसोसिएट्स मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। उस वक्त PET की परीक्षा हुआ करती थी, लेकिन PET पास करने वाले BE करते थे, तो उसी के इक्विवेलेंट एक कोर्स होता था AMIE, जो मतलब वर्ल्ड वाइड कोर्स था। ये PET और इंजीनियरिंग तो आपके मध्य प्रदेश और भारत में चलती हैं, ये AMIE तो उस वक्त उसके लिए कुछ चल रहा था। 5-7 महीने वहाँ इंदौर में हो गए थे। इस बीच में यहाँ पर संघ का आना हुआ, कुछ समय के लिए आए। वो एक निश्चल दशा जिसको बोलना चाहिए, एक साधु की एक साधुत्व उस बच्चे के मन में भी कुछ प्रभाव डालती है, जिस बच्चे के मन में अभी तो आगे क्या करना है इस बारे में निर्णय नहीं हुए हैं, लेकिन इतना तो पक्का करा देती है, सब कुछ यदि अपने हिसाब से चलता रहा तो एक दिन मुझे भी यही वेश धारण करना है जो वेश को धारण किए हुए सामने मुनिराज बैठे हैं। फिर धीरे धीरे व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चलती नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार बहाव के अनुकूल बह जाना भी गोताखोर को रास आता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में गोताखोरी करना जोखिम भरा होता है। बाढ़ का बहाव तो थोड़ा धीमा पड़ेगा, तब जाकर के गोताखोरी करो तो नीचे से आप मोती और रत्न निकाल के ला सकते हैं, लेकिन तुम बाढ़ में गोताखोरी करोगे, रत्न तो बहुत दूर की बात है। इस रत्न को तुमने पाया है उसको खोने के भी आसार समझ में आ सकते हैं। दलदल में फंसने वाला व्यक्ति जितने अपने हाथ पैर मारता है उतना धंसता जाता है, लेकिन उसको यदि बचना है तो एक सबसे आसान तरीका ये है, शांत पड़ जाए। दलदल का एक स्वभाव होता है, क्योंकि उसके घनत्व मनुष्य के घनत्व से बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मनुष्य हाथ पैर मारता है
वो हाथ पैर मारने से वो अपनी फोर्स के कारण धंसता जाता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ पैर मारना बंद करता, शांत पड़ जाता है, तो वही दलदल अपने से कम घनत्व वाले किसी भी वस्तु को ऊपर उठाता जाता है। लेकिन उस वक्त ये मन में भाव आना कि मेरे बचने के लिए कुछ नहीं करना ही कारण है, वही व्यक्ति उस दलदल से बच जाता है। नहीं तो दलदल में गया तो फिर गया। पानी में डूबने वाला व्यक्ति फिर भी बच सकता है, लेकिन दलदल में फंस गया तो पानी में डूबने वाला हाथ पैर चलाएगा तो बच पाएगा, लेकिन दलदल में फंसने वाला हाथ पैर चलाएगा तो मर जाएगा। वहां पर तो आप शांत पड़ जाओ। लेकिन इस संसारी प्राणी इस संसार के दलदल में कोई ये ना कह दे कि मैं कुछ नहीं करता, इसलिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और कुछ ना कुछ करते ही वो उसमें धंसता रहता है। बहुत विरली प्रतिभाओं को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि मुझे यदि इससे बचना है तो कुछ नहीं करना है, इतना ही मात्र करना है। सबसे बड़ा दुनिया करना माना जाता है कुछ नहीं करना। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो लोग निकम्मा कहेंगे, तुम बन के देखो तो सही निकम्मा। दुनिया तुम्हें निकम्मा कहे, लेकिन आगम तो तुम्हें निष्कर्मा कहेगी, क्योंकि निष्कर्मा हुए बगैर तुम्हें सिद्धत्व की प्राप्ति संभव है नहीं। निष्कर्मा का ही तो एक पर्यायवाची शब्द है निकम्मा, जिसने कोई काम नहीं करना। तो महाराज कुछ नहीं करें? हाँ बिल्कुल कुछ मत करो। जब तक जय कुमार जी कुछ करते रहे तब तक कोई किसी नहीं जाना। लेकिन भले ही वो लालटेन की अग्नि ने उनके अंदर वो जोत जगाई हो कि अब कुछ नहीं करना है, उनका कुछ नहीं करना ही उनको सबसे बड़ा कर्ता साबित कर दिया, और दुनिया उनके चरणों में जाकर के दिन रात ये याचना करती रहती है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। बताओ, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, और ये सब कहते हैं कि आप सब कुछ करते। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा था शाम को, उन्होंने कभी जिज्ञासा में ऐसा कहा होगा या प्रवचन में कहा होगा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि मैं तो दिन भर कमाता हूं और रात को पूरा विश्राम के पहले सब कुछ खर्च कर देता हूं। कितना कमाता हूं सब खर्च कर डालता हूं। हाँ, कितना कमाया है सब कुछ खर्च करने की कुवत उसी के भीतर हो सकती है जिसको खर्च करने में ही सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। पाने की लालसा हमेशा दुख देती, लेकिन देने का सुख आपको हमेशा सुकून देता, क्योंकि पाने की लालसा के प्रति तुम पराधीन हो, और देने का सुख तुम्हें हमें स्वाधीन बनाने के लिए कारण बनता। तुम खर्च करने के लिए तैयार तो हो जाओ, पाने के लिए तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन खर्च करने के लिए साधन बहुत कम हैं। तो सन्यासी के लिए खर्च करने का साधन आत्मकल्याण के रूप में मिलता है, तो संसारी के लिए खर्च करने का साधन आयतन निर्माण के लिए मिलता है। और पूज्य गुरुदेव ने यदि आयतन निर्माण का आशीर्वाद तुम लोगों को दिया है, और उस आशीर्वाद में सफल बनाने के लिए पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का संकेत और आज्ञा आपको मिली है, और उसको सफलतम बनाने में निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का निर्देशन यदि आपको मिला है, तो खर्च करने के लिए अब आपको क्या सोचना। जब वो स्वयं बोल रहे हैं दिन भर में जो कमाता हूं शाम को खर्च करके ही विश्राम करता हूं। अब इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो क्या कमाते हैं, वो क्या खर्च करते हैं। तो खर्च करने के लिए यदि कमाया है तब तो वो कमाया आपका साथ जाने वाला है, और तुमने जोड़ने के लिए कमाया है तो आज तक जोड़ने के लिए कमाने वाले ना कुछ साथ ले जा पाए, ना जोड़ करके रख पाए। महाराज सुनते हैं दादाजी जब ऐसे आके बैठ जाते हैं, सुनते दादाजी देखे आपने? कल किसी ने आगे पूछा, महाराज जी आपने परसों ना से प्रवचन के शांतिहारा के समय कहा था कि
जो पेट के लिए भागा दौड़ी करते हैं और हाथों का सर्वोत्तम उपयोग जो भगवान को स्पर्श करना, अभिषेक करना, पूजन करना इसके रूप में नहीं कर पाते, फिर उनको एक ऐसी पर्याय मिलती है जिसको भागने के लिए पेट तो मिलता है, करने के लिए हाथ नहीं मिलते। तो महाराज समझ नहीं पाए इसका मतलब क्या था। हमने कहा चलो कम से कम आपने 3-4 दिन बाद भी ये वाली बात याद तो रखी। महाराज इसका मतलब हम जो समझ रहे हैं वही था क्या? नहीं, क्या समझ रहे हैं आप? सांप। हमने कहा हाँ चलो कम से कम तुम्हारा दिमाग इतना साफ तो है कि तुम सांप को सांप समझ पाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग सुनते हैं तो तुरंत भूल जाते हों, बात समझ में नहीं आई तो कई दिन तक याद भी रखते हैं, और समझ में आ जाती है तो फिर पूरे जीवन जो याद रख लेता है उसी का कायाकल्प जय कुमार से सुधा सागर के रूप में हो सकता है। कौन सी बात गुरुदेव की उनको लग गई होगी बता नहीं, क्योंकि जो गम में सूरा सो धम में सूरा वाली बात उनके जीवन में हमेशा घटी है। उस वक्त भी शूरवीर थे वो, काय में शूरवीर थे, सब पता ही है तुम्हारे लिए। हाँ, काय में शूरवीर थे, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब सोचो कोई व्यक्ति लालटेन में पढ़ाई कर रहा हो तो शालीनता के साथ पढ़ाई करने वाले के साथ तो घटना घट नहीं सकती, कुछ ना कुछ समझते ना। अब लालटेन गिर पड़े तो किसके वजह होती है? हाँ, प्रमाद के कारण गिर गई या कुछ जबकि आगे इस कारण गिर गई, कुछ भी है, लेकिन संभव है। तो ये तो लालटेन तो छोटी सी घटना है, उनके जीवन में ऐसी कई लालटेन गिराई गई थी, तब जाकर के ऐसी विशाल ज्योति बनी जो मशाल बन करके आज कर्मों को दग्ध करने के लिए कारण बन जाए। उस वक्त जब एक और घटना याद आ गई, जब 1992 में आप लोगों के यहाँ पंच कल्याण गजरत महोत्सव की तैयारियां चल रही थी, और तैयारियां चलते चलते उस वक्त एक अलग ही माहौल था गजरत चलाने की। तो बमुश्किल, चूंकि बहुत बड़ा तो जनालय बनना नहीं था आपका, वही जो चंद्रपुर जनालय अभी वर्तमान में है ऊपर बनना था, एक बेदी ऊपर से वहाँ पर भगवान और कुछ अन्य मंत्रों के कुछ भगवान छोटे छोटे ऐसे। लेकिन एक था कि हमें पंच कल्याणक करना है, क्योंकि पूर्वजों ने कब किए थे पंचकल्याणक पता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।